Chapter number 2, work, energy and power. First, let us just cover the 1 mark question or the MCQs that may come from this chapter. The first thing that you should note is that work, energy and power all are scalar quantities. Okay, तो इसमें से कोई भी वेक्टर नहीं है. Work is a scalar quantity, energy is a scalar quantity, power is also a scalar quantity. फॉर्मूला के बारे में हम लोग बाद में पढ़ लेंगे. पहले हम लोग वर्क का, एनर्जी का, पावर का यूनिट देख लेंगे, एसआई यूनिट देख लेंगे, सीजीएस यूनिट देख लेंगे. ओके, चलो लेट अस स्टार्ट विद वर्क. वर्क का एसआई यूनिट क्या है? एसआई यूनिट ऑफ वर्क इज जूल. सीजीएस यूनिट क्या है? सीजीएस यूनिट ऑफ वर्क इज अर्ग. ओके, और याद रखना वर्क और एनर्जी दोनों के यूनिट सेम है. वर्क और एनर्जी बोथ हैव द सेम यूनिट्स, दे डू नॉट हैव डिफरेंट यूनिट्स. तो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट एनर्जी, I can say the SI unit of energy is joule and SI unit of CGS unit of energy is erg. दोनों का सेम ही होता है. मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा भी होता है कि अपने को वर्क ढूंढने बोलेंगे, हम एनर्जी ढूंढेंगे. हमको एनर्जी ढूंढने बोलेंगे तो हम लोग वर्क पता करेंगे, क्योंकि नॉट ओनली देयर यूनिट्स बट न्यूमेरिकली ऑल्सो दे आर इक्वल. ओके, देयर विल बी क्वेश्चंस, वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चंस होते हैं जब अपने को वर्क पता करने के लिए बोलेंगे. मगर वर्क पता करने के लिए कुछ दिया ही नहीं होगा. जो फॉर्मूला लगता है वर्क का, फोर्स हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये कुछ दिया ही नहीं होगा. तो व्हाट यू विल डू, you will find out energy and then you can say that energy, the change in energy is work, is what is the work that is called as work energy theorem. Okay, work energy theorem, we can use that work energy theorem and I can say कि भाई जो एनर्जी है, चेंज इन एनर्जी है, दैट इज इक्वल टू द वर्क. तो वर्क पता करेंगे. तो वर्क और एनर्जी ऑलमोस्ट सेम ही है. ओके, लास्ट इज पावर. पावर का ऐसा यूनिट है वॉट, WATT वॉट. इसका सिंबल है कैपिटल W. ओके, और इसका CGS यूनिट है. अच्छा, वॉट को मैं एक चीज और बोल सकता हूं, वॉट कैन ऑल्सो बी स्टेटेड एज जूल्स पर सेकेंड. ओके, जूल्स पर सेकेंड, वॉट को ये भी बोल सकते हैं, इट इज नथिंग बट जूल्स पर सेकेंड. एंड CGS यूनिट ऑफ पावर इज अर्ग पर सेकेंड. अर्ग पर सेकेंड, बट एज वी नो हम लोग अर्ग पर सेकेंड ऐसे नहीं लिखेंगे, सेकेंड को ऊपर लेके आएंगे तो वो S⁻⁻1 हो जाएगा. इट विल बी समथिंग लाइक अर्ग, ये अपॉन सेकेंड है, सेकेंड डिनोमिनेटर में, उसको नीचे लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, S⁻1. सिमिलरली यहां पर भी जूल और सेकेंड को ऊपर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा -1. तो दीज आर द SI यूनिट्स एंड CGS यूनिट्स ऑफ वर्क, पावर एंड वर्क, एनर्जी एंड पावर. वर्क और एनर्जी दोनों सेम होता है, नॉट ओनली यूनिट्स बट दे आर एक्चुअली सेम. देयर इज अ थियरम which make work is equal to change in energy. Okay, तो ऑलमोस्ट सेम ही चीजें हैं वो. वर्क हो गया, एनर्जी हो गया, पावर हो गया. नाउ व्हाट आर सम मोर यूनिट्स ऑफ वर्क and what are some extra units of energy and what are some extra units of power, तो वो भी देख लेते हैं हम लोग. तो ये तो SI यूनिट हो गया, but apart from this SI unit there are also some more units that we study about work. Okay, commonly used units क्या है वर्क के, एनर्जी के, पावर के. तो and what is the relation between this. अब यहाँ पे देखो जूल और अर्ग, जैसे होता है आवर एंड मिनट. आवर हो गया एक बड़ा यूनिट, मिनट हो गया एक छोटा यूनिट, बट देन शुड ऑल्सो बी अ कन्वर्जन बिटवीन आवर एंड मिनट. एक आवर कितना मिनट होता है? ओके, एक आवर होता है 60 मिनट्स. उसी तरह से एक जूल कितना अर्ग होता है ये भी हमें पता होना चाहिए, क्योंकि जूल और अर्ग बोथ आर यूनिट्स ऑफ द वर्क, सेम ही क्वांटिटी के यूनिट है. तो देयर हैज टू बी अ कन्वर्जन बिटवीन जूल एंड अर्ग, एंड आई कैन से दैट 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर. ओके, वी आर कमिंग टू इट. कितना अर्ग हो रहा है हम लोग आ रहे हैं उसके ऊपर. 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर. ओके, 1 जूल इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. तो फोर्स का यूनिट हो गया न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट हो गया मीटर. एंड 1 न्यूटन इज 10⁵ डाइन. ओके, 10⁵ डाइन. and 1 meter is equal to 10⁻² centimeter. Okay,
that is equal to 10⁷ डाइन सेंटीमीटर। इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर लिया। 10⁵ इंटू 10⁵ is nothing but 10⁷. Okay, dyne and centimeter, dyne centimeter. Now dyne centimeter is nothing but erg. Okay, dyne into centimeter is nothing but erg, that is 10⁷ erg. तो यहां पर एक चीज हम लोग और लिख सकते हैं, we can write one more thing, that joule, 1 joule is nothing but 1 Newton meter. Okay, joule is nothing but Newton meter, 1 Newton meter, and erg is nothing but 1 dyne into centimeter. Okay, this is also एक मतलब यूनिट कभी जूल लिख सकते हैं, कभी न्यूटन मीटर लिख सकते हैं। नॉर्मली तो न्यूटन मीटर नहीं लिखेंगे, बट वी शुड नो दैट न्यूटन मीटर एंड जूल इज सेम थिंग। जिस तरह से वॉट होता है जूल्स पर सेकेंड, ओके, वॉट को हम लोग ये भी बोल सकते हैं जूल्स पर सेकेंड। यूनिट, अगर कोई बोलेगा यूनिट क्या है, तो यूनिट जूल पर सेकेंड नहीं है, यूनिट है वॉट, बट वॉट कैन ऑल्सो बी रिटन एज जूल पर सेकेंड, ये याद रखना है। ओके, यहां पे न्यूटन मीटर ये वर्क का यूनिट है क्या? नहीं, न्यूटन मीटर वर्क का यूनिट नहीं है, वर्क का यूनिट है जूल, बट जूल को मैं न्यूटन मीटर में लिख सकता हूं। I can write it in Newton meter as Newton meter. Similarly, CGS unit of work is erg, but erg can be written as dyne centimeter. तो यहाँ पे dyne centimeter आ गया, which can be written as erg. Okay, तो ये तो derivation भी sometimes they ask कि ये derivation क्या है, और अगर derivation नहीं पूछा तो डायरेक्टली पूछेंगे कि 1 जूल इज हाउ मेनी अर्ग। ओके, 1 जूल इज हाउ मेनी अर्ग, तो वी कैन राइट दिस, हम लोग ये लिख सकते हैं 1 जूल इज इक्वल टू 10⁷ अर्ग। ओके, ये सब सारे यूनिट का कन्वर्जन भी अपने को पता होना चाहिए। सो व्हाट आर द एक्स्ट्रा यूनिट्स दैट वी यूज फॉर वर्क? कुछ एक्स्ट्रा यूनिट्स क्या है? तो एक्स्ट्रा यूनिट है इसके वर्क के, एक मिनट, तो वर्क कहते नॉर्मली कुछ ज्यादा यूनिट नहीं है, वर्क में वही है जो नॉर्मल हम लोग लेते हैं, किलो जूल्स। ओके, फिजिक्स में किलो का मतलब समझ लेना, किलो का मतलब होता है 1000। ओके, तो 1000 और जूल्स की जगह पे जूल्स, तो 1 किलो जूल इज इक्वल टू 1000 जूल्स। फिर 1 मेगा जूल्स, मेगा इज नथिंग बट, यहां पे 3 जीरो है, मेगा में 6 जीरो आएंगे। ओके, 6 जीरो आएंगे, तो हम लोग इतना बड़ा तो लिखते नहीं है, तो 10⁶ जूल्स। फिर उसके बाद 1 गीगा जूल। अब किलो में 3 जीरो, मेगा में 6 जीरो, गीगा में 9 जीरोस, तो 3 जीरोस बढ़ते जाते हैं, तो गीगा जूल्स में क्या हो जाएगा? 10⁹ जूल्स। तो these are some extra units of work. Okay, so let us talk about energy. तो एनर्जी है जूल, ऐसा यूनिट है जूल, और ये है अर्ग। एंड सेम थिंग यहां पर भी 1 joule can be written as 10⁷ erg. Okay, 1 joule is nothing but 10⁷ erg. This is same as this, जो वर्क में किया था वही यहां पर भी है। उसके बाद what else? Now some extra unit about energy is 1 watt hour. Okay, watt hour, W कैपिटल H छोटा, watt hour। अब ये वॉट, ये वॉट, ये पावर का वॉट है, जो पावर का जो वॉट है ना वही ये वॉट है। तो तुम बोलोगे सर वॉट तो पावर का यूनिट है, वॉट पावर का यूनिट है, नो डाउट, डेफिनेटली यस, वॉट इज द यूनिट ऑफ पावर, बट दिस इज नॉट वॉट, दिस इज वॉट आवर, एंड वॉट आवर इज अ यूनिट ऑफ एनर्जी, एंड 1 वॉट आवर इज इक्वल टू 3600 जूल्स, 3600 जूल्स। इसका डेरिवेशन बोलेंगे कहां से आया सर? 1 वॉट आवर इज इक्वल टू, ये कैसे हो गया? तो याद रखना 1 वॉट इज इक्वल टू 1 वॉट इज इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड। ओके, ये पावर का फॉर्मूला है, 1 वॉट इज इक्वल टू जूल पर सेकेंड, जूल पर सेकेंड। तो वही हम लोग देख रहे हैं, 1 वॉट इज इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड। ये आवर जो है, ये आवर को मैंने ले लिया यहां पर। ओके, आवर को ले लिया यहां पर। अब यहां पे मैंने आवर से मल्टीप्लाई किया, तो यहां पर भी तो मैं आवर से मल्टीप्लाई करूंगा। ओके, यहां पर आवर से मल्टीप्लाई किया तो यहां पर भी आवर से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये हो जाएगा 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड इनटू
1 hour can be written as how many seconds? 1 hour is equal to how many seconds? एक आवर में कितने सेकंड्स होते हैं? तो एक आवर में होते हैं 3600 सेकंड्स. नाउ ये सेकंड और ये सेकंड कैंसिल हो जाता है. वी कैन ट्रीट यूनिट जस्ट लाइक वेरिएबल्स. तो ये सेकंड कैंसिल हो गया. तो 1 जूल इंटू 3600 इट बिकम्स 3600 जूल्स. तो 1 वॉट आवर इज इक्वल टू 3600 जूल्स. ओके, ये पूछते हैं समटाइम्स, दे आस्क अस. उसके बाद व्हाट आर द एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ एनर्जी दैट वी कैन यूज? दैट इज, ये तो हो गया 1 वॉट आवर. इसके बाद आता है 1 किलो वॉट आवर. अब किलो, जब भी किलो आता है ना फिजिक्स में, तो किलो का मतलब क्या होगा? 1000. किलो इज 1000. वॉट आवर, अच्छा वॉट आवर कितने जूल्स है वो तो हमने यहां पे पता किया, 3600 जूल्स. तो वॉट आवर के जगह पर हम लोग क्या लिख देंगे? 3600 जूल्स. ओके, तो ये 1000 और ये 3600 इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 1 वॉट आवर हो जाएगा 360000 जूल्स. ओके, अब इतना बड़ा नंबर हम लोग फिजिक्स में कभी भी इतना बड़ा नंबर हम लोग नहीं लिखते. व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म टू राइट एन स्टैंडर्ड फॉर्म टू राइट एनी नंबर इज डेसिमल पॉइंट शुड बी आफ्टर फर्स्ट सिग्निफिकेंट नंबर. और यहाँ पे फर्स्ट सिग्निफिकेंट नंबर क्या है? 3. तो डेसिमल पॉइंट को यहां पे लेके आना है. फिलहाल डेसिमल पॉइंट कहां पर है? यहां पर है. तो इसको कितना डिजिट पीछे लाना है? 1 2 3 4 5 6. तो ये आ गया इधर. अब पॉइंट के बाद 6 तो लिख लेंगे, कितने जीरोस है वो लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि पॉइंट के बाद का जीरो का कोई मीनिंग नहीं होता. ओके, तो ये हो गया 3.6. अब मैंने कितनी डिजिट्स पीछे लाया पॉइंट को? पॉइंट जो यहां पे था 1 2 3 4 5 6, तो मल्टीप्लाई बाय 10⁶ जूल्स हो गया 1 किलोवाट आवर. तो 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁶ जूल्स. ओके, दिस इज अगेन अ यूनिट विच वी कैन यूज फॉर एनर्जी, जो हम लोग एनर्जी के लिए यूज कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट. अच्छा, यहां पर एक चीज और है कि 10⁶, 10⁶ इज नथिंग बट, लुक वी कैन सी यहाँ पे जो कन्वर्जन टेबल दिया है यहाँ पे देख लो. 10⁶ is nothing but megajoules. 10⁶ is nothing but mega. ओके, 10⁶ जहां पर भी आएगा उसको मैं मेगा लिख सकता हूं. तो यहां पे 10⁶ है, तो 10⁶ को मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं? आई कैन राइट इट मेगा. ओके, जूल्स. तो आई कैन से 1 किलो वॉट आवर इज इक्वल टू 3.6 मेगा जूल्स. ये भी एक है. ओके, one more unit of energy, one more common unit of energy that we have used in this chapter, numericals में भी आता है ये, that is calorie. Okay, 1 calorie, and 1 calorie is nothing but 4.18 joules. by heart कर लेना है इसको, by heart कर लेना है इसको. 1 calorie is equal to 4.18 joules. ओके, सब में से कुछ लोग ये भी बोल सकते हैं कि सर कैलोरी तो सीजीएस यूनिट ऑफ एनर्जी है क्या? नहीं, कैलोरी इज नॉट सीजीएस यूनिट ऑफ एनर्जी. ओके, द सीजीएस यूनिट ऑफ एनर्जी इज अर्ग. कैलोरी एक नॉर्मली यूज्ड यूनिट है, इट इज नॉट सीजीएस यूनिट. ओके, और कैलोरी जो है वो जूल से बड़ा है. ओके, कैलोरी इज अ यूनिट विच इज बिगर देन जूल्स, क्योंकि 4.18 जूल्स मेक 1 कैलोरी. ये बाय हार्ट कर लेना है. और इसके बाद एमसीक्यू में एक और चीज पूछ सकते हैं, दैट इज वन मोर यूनिट ऑफ एनर्जी विच इज कॉल्ड एज 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ओके, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 joules. Okay, this is nothing but energy
द इलेक्ट्रिकल एनर्जी पोसेस्ड बाय वन इलेक्ट्रॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन में एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, ओके, नेगेटिव एनर्जी। तो दैट इज द एनर्जी पोसेस्ड बाय वन इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड दैट इज 1.6 into 10⁻⁻19 जूल्स। तो ये बहुत 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 छोटा यूनिट ऑफ एनर्जी है, ओके। किसी न्यूमेरिकल में हो सकता है, समटाइम्स दे आस्क अस रैंडमली, टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है तो वी विल बाय हार्ट दिस थिंग, ओके। अब लेट्स कम टू पावर, ओके। अब पावर के बारे में बात करते हैं कि पावर के कौन कौन से यूनिट्स है। तो एसआई यूनिट पावर का वॉट है, विच इज नथिंग बट जूल पर सेकेंड, दैट इज जूल डिवाइडेड बाय सेकेंड। एंड सीजीएस यूनिट पावर का अर्ग है, दैट इज अर्ग पर सेकेंड। What else? Are there some else commonly used unit of power? तो yes, पावर का एक और कॉमन यूनिट है, बाय हार्ट करना है, ये एग्जाम में पूछते हैं। दे में आस्क अस, दैट इज 1 हॉर्स पावर, HP यानी हॉर्स पावर, एंड 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वॉट, ओके। दिस इज अ कॉमनली यूज्ड यूनिट ऑफ पावर। मतलब पहले ये हॉर्स पावर इसी नाम नहीं है, ये दिस इज द पावर ऑफ ए हॉर्स, ओके। वो पहले यूज करते थे कि ये अगर चीज लेके जानी है तो एक घोड़ा लगेगा, अब अगर ये चीज लेके जानी है तो 2 घोड़े लगेंगे। तो दैट इज वाई वो पुराने जमाने से वो चला आ रहा है कि अगर इतना हॉर्स पावर, ये दो हॉर्स पावर, तो समथिंग लाइक दैट। तो इट हैज टू डू विथ हॉर्स। तो 1 हॉर्स पावर इज 746 वॉट। इसका कुछ डेरिवेशन नहीं है, देयर इज नो डेरिवेशन, डायरेक्टली बाय हार्ट करना है। 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वॉट। एंड अब नॉर्मल है, इसके बाद कुछ ज्यादा नहीं है। 1 किलोवाट, किलोवाट आई टोल्ड यू, जब भी किलो आता है, किलो का मतलब होता है 1000 वॉट। 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 वॉट। फिर उसके बाद 1 मेगावाट, मेगावाट। अब ये सारी यही चीज है, देखो यहाँ पे किलोवाट, किलो जूल्स, मेगा जूल्स, गीगा जूल्स, सेम चीज यहाँ पे रिपीट करना है। 1 मेगावाट, मेगा इज 1 के आगे 6 जीरो, तो वो हम लोग लिखते नहीं है, 10⁻6 वॉट। 1 गीगावाट, गीगावाट मतलब 1 के आगे 9 जीरोस, 3 जीरोस बढ़ते जाते हैं, तो ये हो गया 10⁻9 वॉट। उसके बाद छोटा यूनिट चाहिए तो मिलीवॉट और माइक्रोवॉट। अब मिलीवॉट, 1 मिलीवॉट इज इक्वल टू 10⁻³ वॉट, यानी 1 वॉट को 1000 से डिवाइड कर देने का। अगर 1 वॉट को 1000 से डिवाइड कर दोगे तो दैट इज कॉल्ड एज 1 वॉट। जैसे 1 मीटर, ओके, 1 मीटर जो लेंथ होती है उसको तुम 1000 टाइम्स डिवाइड कर दोगे तो व्हाट यू विल गेट 1 मिलीमीटर, ओके, 1 मिलीमीटर। उसी तरह से 1 वॉट को, 1 वॉट को 1000 टाइम्स डिवाइड करोगे तो यू विल गेट मिलीवॉट। और उसी 1 वॉट को अगर तुम 1000 नहीं 10⁻6 टाइम्स डिवाइड करोगे तो तुमको मिलेगा माइक्रोवॉट। तो दैट इज 10⁻⁻6 वॉट, ओके। सो दीज आर द कॉमनली यूज्ड यूनिट्स ऑफ ऑल वर्क, एनर्जी एंड पावर। ये सब बाय हार्ट करने हैं। Okay, now let us study work and what are the formulae that I can use to calculate work. There are 3 ways, or we can say 3 formulae by which we can find out work. Or third mein there are 2 types. So the first formula to find out work is equal to force into displacement. So where do we use this formula? In which case do we use this formula? So we use this formula if the displacement is in direction of the force. What does it means that displacement is in direction of force? Let us see. Now if we look in this case, this is a body, एक सर्कल है, उसके ऊपर हमने फोर्स अप्लाई किया। तो जैसे ही फोर्स अप्लाई किया तो बॉडी मूव्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, ओके। तो इस केस में फोर्स का डायरेक्शन ये है, ये रेड वाला जो है दिस इज डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन ये ब्लू एरो बता रहा है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। अगर मैं देखता हूं तो फोर्स का डायरेक्शन भी यही है, ओके, फोर्स का डायरेक्शन भी लेफ्ट टू राइट ही जा रहा है, और डिस्प्लेसमेंट ये जो ब्लू एरो से बता रहा है, ये डिस्प्लेसमेंट का जो डायरेक्शन है ये भी उसी डायरेक्शन में जा रहा है। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो इस केस में जब भी मैं वर्क पता करूंगा, whenever I will find out work, ओके, जब भी मुझे वर्क पता करना होगा
तो वर्क इज इक्वल टू, आई विल यूज फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये जो फोर्स है ये फोर्स का कोई ना कोई न्यूटन होगा। फॉर एग्जाम्पल 10 न्यूटन का फोर्स है, 20 न्यूटन का फोर्स है। अब ये बॉडी अगर मैं चेक करूं तो बॉडी पहले यहां पे थी, ये बॉल पहले यहां पे था, फिर फोर्स लगने के बाद ये बॉल यहां पर आ गया, फोर्स लगने के बाद ये बॉल यहां पर आ गया। तो इसका डिस्प्लेसमेंट जो है फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, ओके, ये जो डिस्प्लेसमेंट इसने कवर किया है, सपोज इट इज 15 मीटर्स, या तो फिर सपोज इट इज 3 मीटर्स, ओके, सपोज इट इज 3 मीटर्स। तो इस केस में वर्क डन क्या हो जाएगा, फोर्स कितना है 10 न्यूटन, फोर्स कितना है 10 न्यूटन, तो फोर्स है 10 न्यूटन इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 3 मीटर, तो इंटू 3 मीटर, तो फोर्स वर्क डन इज इक्वल टू 10 न्यूटन इंटू 3, दैट इज इक्वल टू 30 न्यूटन मीटर्स और जूल। तो वर्क डन इस केस में हो गया 30 जूल्स, ओके। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। Now, second formula to find out force is work done is equal to force multiplied by displacement multiplied by cos theta. अब ये कब यूज करते हैं, ये हम लोग यूज करते हैं if the displacement is not in the direction of force. Okay, let us see what is this case. Displacement का डायरेक्शन अलग है, फोर्स का डायरेक्शन अलग है. What is this case? Let us see. Now look at this case. इस केस में एक बॉडी है और एक हम फोर्स अप्लाई करेंगे, मगर बॉडी के पास सीधा रास्ता नहीं है जाने के लिए, ये स्ट्रेट आगे जा ही नहीं सकता क्योंकि यहां पर एक स्लोप आ गया है, ओके। तो स्लोप आ गया है तो बॉडी सीधे आगे नहीं जा सकती, बॉडी को अब फोर्स के डायरेक्शन से अलग डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, ऊपर के डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। तो इस केस में सपोज मैं फोर्स अप्लाई करता हूं, तो मैंने फोर्स अप्लाई किया तो बॉडी कहां जा रही है, बॉडी जा रही है ऊपर, ओके, बॉडी जा रही है ऊपर। अगर मैं वापस देखूं इसको, तो मैंने ये बॉडी के ऊपर ये रेड वाला फोर्स अप्लाई किया, अब रेड वाला फोर्स लेफ्ट टू राइट जा रहा है, मगर बॉडी लेफ्ट टू राइट नहीं जा रही है, बॉडी जा रही है ब्लू वाले डायरेक्शन में, ओके, बॉडी जा रही है ये डायरेक्शन में। थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं इसको। नाउ लुक एट दिस केस। अब इस केस में हम लोग फोर्स लगा रहे ऐसे, ये जो रेड वाला जो है ये फोर्स है, ओके, फोर्स लगा रहा हूं मैं ये डायरेक्शन में, मगर बॉडी जा रही है ये डायरेक्शन में, राइट, बॉडी जा रही है ये डायरेक्शन में, इट इज गोइंग, वो थोड़ा सा स्लैंट होके ऊपर जा रहा है, ओके। तो फोर्स का डायरेक्शन तो यही है भाई, लेफ्ट टू राइट, फोर्स का डायरेक्शन है लेफ्ट टू राइट, मगर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट नहीं है, डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन जा रहा है स्लैंट में, ऊपर की तरफ जा रहा है थोड़ा सा। अब ये दोनों के बीच में जो एंगल होता है, दिस इज द फोर्स, ओके, इसी फोर्स को मैंने आगे ले लिया, तो दिस इज द फोर्स एंड दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, ऊपर वाला। इन दोनों के बीच में जो एंगल है उस एंगल को बोलूंगा मैं थीटा, उस एंगल को बोलूंगा मैं थीटा। अब इस केस में वर्क डन क्या होगा, इस केस में वर्क डन हो जाएगा, ओके, एक मिनट, इस केस में वर्क डन हो जाएगा, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। सपोज फोर्स पिछली बार की तरह फोर्स इस बार भी 10 न्यूटन है, ओके। डिस्प्लेसमेंट यहां से लेके ये बॉडी पहले यहां थी, यहां से लेके ये बॉडी यहां तक गई, ओके, तो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, यहां से लेके ये बॉडी इधर तक गई, ओके, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। अब ये डिस्प्लेसमेंट भी चलो पिछली बार की तरह ही मैं ले लेता हूं, कितना मीटर था 3 मीटर था, पिछली बार 3 मीटर था डिस्प्लेसमेंट, इस बार भी 3 मीटर ही डिस्प्लेसमेंट है, ओके, इस बार भी 3 मीटर इज द डिस्प्लेसमेंट, नीचे से लेके ऊपर तक, तो डिस्प्लेसमेंट मैंने ले लिया 3 मीटर, मगर थीटा इज सपोज 60 डिग्रीज, ओके, थीटा इज 60 डिग्रीज,
तो हम लेंगे cos of 60. Cos of 60. Now if I see 10 into 3 will become 30. Okay, multiply by cos of 60. Cos of 60 is nothing but 1 by 2. So this is 15 newtons. So sorry, 15 newtons नहीं, 15 joules. 15 joules. This is the work done. अब पिछली बार में अगर मैं देखता हूं तो पिछली बार में फोर्स कितना था 10 न्यूटन, बॉल कितना आगे गया 3 मीटर, तो वर्क डन कितना था, वर्क डन था 30 जूल्स बराबर। इस केस में भी फोर्स वाज 10 न्यूटन। ओके, फोर्स वाज 10 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट वाज 3 मीटर्स। द ओनली डिफरेंस इज यहां पे 3 मीटर स्ट्रेट लाइन में था, यहां पे 3 मीटर स्ट्रेट लाइन में ही है, मगर डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, फोर्स के डायरेक्शन में नहीं है। तो डिस्प्लेसमेंट मैंने लिया 3 मीटर्स, तो वर्क डन इसमें कम हो गया। नाउ वर्क डन इज नॉट 30 जूल्स, लास्ट टाइम इट वाज 30 जूल्स, इस दिस टाइम द वर्क डन इज ओनली 15 जूल्स। क्यों? क्योंकि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस ऑफ थीटा लिया। कॉस ऑफ थीटा यानी कॉस ऑफ 60। व्हाट इज 60? 60 डिग्री इज द एंगल बिटवीन द फोर्स, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये है फोर्स, और जो ये ब्लू वाला लाइन है दैट इज डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो एंगल है वो मैंने लिया थीटा, तो दिस इज cos of 60, थीटा इज 60, तो cos of 60 विल गिव मी 1 by 2, दैट इज इक्वल टू 15 जूल्स। तो वर्क डन हो गया इसमें 15 जूल्स, which is less than the work done in this case. ओके, वर्क डन इन दिस थी, घुसने के बाद जो उसकी स्पीड है उसमें डिफरेंस होगा, एंड द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन बाय द ब्लॉक ऑन द बुलेट। ओके, एक बार और देख लेते हैं हम लोग यहां पर। ओके, तो सपोज ये रेड वाला बुलेट है, दिस इज द वुडन ब्लॉक। बुलेट ब्लॉक के अंदर घुस गई और घुसने के बाद रुक गई, तो काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई। ओके, और चली गई तब भी काइनेटिक एनर्जी कम होगी। ओके, तो यहां पे हम लोग देखते हैं स्टार्टिंग में। ओके, बिफोर द बुलेट वेंट इनटू, मतलब जब बुलेट यहां पे थी, जस्ट हियर, तो यहां पे जब बुलेट थी तो सपोज इसकी काइनेटिक एनर्जी थी 200 जूल्स। ओके, 200 जूल्स, और जब बुलेट यहां पर आ गई, यहां पर आके रुक गई, तो यहां पर इसकी काइनेटिक एनर्जी हो गई 0 जूल्स, क्योंकि इट हैज स्टॉप्ड, वो रुक गई है। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी है 0 जूल्स। यहां पे घुसने से पहले काइनेटिक एनर्जी कितनी थी 200 जूल्स। सो व्हाट इज डिफरेंस इन काइनेटिक एनर्जी? दिस ट्रायंगल इज डेल्टा, डेल्टा मतलब क्या है डिफरेंस। तो डिफरेंस इन काइनेटिक एनर्जी इज हम लोग क्या ले लेंगे, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना, एक्चुअली फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी लेंगे, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना है 0 जूल्स। ओके, और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना है 200 जूल्स। द डिफरेंस इज 200 joules. The difference is what? 200 joules. Okay, this is change in kinetic energy, and this change in kinetic energy, which is 200 joules, this is equal to work done. This is equal to work done. तो यहां पे जो wood is doing negative work on the bullet. Wood is doing a negative work on the bullet. यानी wood जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहा है, बुलेट उसके अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है। सो दैट इज व्हाई वुड इज डूइंग नेगेटिव वर्क ऑन द बुलेट। इसको आगे हम लोग थोड़ा और स्टडी करेंगे व्हाट इज नेगेटिव वर्क, मगर यहां पे वुड इज डूइंग अ नेगेटिव वर्क ऑन द बुलेट। और कैसे पता किया हमने, वर्क डन बाय द वुड कैसे पता किया? वर्क डन बाय द वुड इज नथिंग बट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बुलेट। ओके, दिस इज वर्क एनर्जी थियरम। ओके, वर्क एनर्जी थियरम, work energy theorem. Work done is equal to change in kinetic energy. Now the fourth the fourth formula to find out work done is work done is equal to change in potential energy. अब अगर तुम ध्यान से देखोगे ना, तो दिस इज नॉट रिटन इन अवर टेक्स्ट बुक में ये ऐसा नहीं लिखा है कि वर्क एनर्जी थियरम, बट इट इज नॉट इन ऑल केसेस, मगर ये सम केसेस में यूज होता है। तो वी डोंट हैव टू गो वेरी डीप इन क्या केस था वो जिसमें ये यूज होगा नहीं होगा। हमारे लिए बहुत सिंपल है। ओके, हमारे लिए बहुत सिंपल है। वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। समटाइम्स
कोई ऑब्जेक्ट को मैं नीचे से उठा के ऊपर रखता हूं, तो जब ग्राउंड पे होगा तो उसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, 0 होगा। जब ऊपर उठा के रखेंगे तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी, क्योंकि हाइट बढ़ रही है तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। तो पोटेंशियल एनर्जी हो गई समझो 75 जूल्स। सो व्हाट इज डिफरेंस इन द पोटेंशियल एनर्जी, 75 जूल्स, एंड दैट इज एग्जैक्टली द वर्क डन, दैट इज एग्जैक्टली द वर्क डन बाय द फोर्स ऑन दिस बॉल। ओके, थोड़ा सा हम लोग डिटेल में देखते हैं इसको। नाउ इफ यू लुक हियर, इफ यू लुक हियर, ये बॉल जब नीचे था तो इसका एक मिनट, ये बॉल जब नीचे था तो इसका पोटेंशियल एनर्जी था 0 जूल्स। क्यों? क्योंकि हाइट 0 थी। हाइट 0 है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, 0। मगर जैसे जैसे मैं इस बॉल की हाइट बढ़ाते जाऊंगा वैसे वैसे इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगी, इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ते जाएगी। और पोटेंशियल एनर्जी हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, बाय द यूजिंग द फॉर्मूला mgh। m इज मास, g इज ग्रेविटी एंड h इज हाइट। तो यहाँ पे इसकी हाइट कुछ है तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ के हो गई 75 जूल्स। अब वापस से अगर इस बॉल को मैंने नीचे लाया तो वापस से इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई, 0। अब ऐसा कुछ क्वेश्चन देंगे और बोलेंगे फाइंड आउट द वर्क डन। तो यहाँ पे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये फॉर्मूले से भी हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। वी कैन ऑल्सो सॉल्व इट बाय यूजिंग फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे फोर्स हो जाएगा द वेट ऑफ द बॉल, क्योंकि इस बॉल को अगर मैं ऊपर उठा रहा हूं तो आई एम अप्लाइंग अ फोर्स विच इज इक्वल टू द वेट ऑफ दिस बॉल। एंड हाउ डू वी कैलकुलेट वेट, वी कैलकुलेट वेट बाय यूजिंग द फॉर्मूला मास इनटू ग्रेविटी। तो mg हो गया और डिस्प्लेसमेंट इसमें h है, और यहां पर भी पोटेंशियल एनर्जी में हम लोग क्या यूज करते हैं, h यूज करते हैं। तो फॉर्मूला कोई भी अगर यूज करें, वर्क का फॉर्मूला यूज करेंगे या चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला यूज करेंगे, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट यूज कर रहे हैं या चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी यूज कर रहे हैं, बोथ केसेस में वर्क डन विल बी द सेम। ओके, वी कैन यूज बोथ द फॉर्मूला हियर। मगर यहां पर सिंपली मुझे एग्जांपल देना था कि वर्क डन इन दिस केस इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। वी डू यूज दिस थिंग, ये भी हम लोग यूज करते हैं। ओके, नीचे पोटेंशियल एनर्जी कितना था, 0। ऊपर पोटेंशियल एनर्जी कितना है, 75। ओके, ऊपर पोटेंशियल एनर्जी कितना है, 75। सो व्हाट इज डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी, 75 minus 0, that is 75। यहां पे वर्क डन विल बी पॉजिटिव। तो नीचे जब बॉल था, ये जब ये बॉल नीचे था ग्राउंड पे तो इसकी हाइट क्या थी, 0। ओके, इसकी हाइट क्या थी, 0, और इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या थी, 0 जूल्स। पोटेंशियल एनर्जी क्या थी, 0। अब जब ये बॉल इधर आ गया तो इट हैज सम हाइट, उसको कुछ तो हाइट मिल गई है, दिस इज द हाइट। ओके, दिस इज द हाइट, यहां से लेके ये जो है दिस इज द हाइट। ओके, नाउ इज हाइट इज नॉट 0। तो इस केस में हमने पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट किया बाय यूजिंग द फॉर्मूला m इंटू जी इंटू एच, और हमको कितना मिला, 75 जूल्स। ओके, वी आर नॉट स्पेसिफिक्स में नहीं जा रहे कि मास कितना है, ग्रेविटी कितना है, हाइट कितना है, जो भी होगा उनको मल्टीप्लाई करके मुझे मिल गया 75 जूल्स। तो इस केस में व्हाट इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो चेंज इन डेल्टा पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितना है, 75 जूल्स। ओके, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इज 75 जूल्स। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, स्टार्टिंग में 0 जूल्स, तो यहां पे हमने ले लिया 0 जूल्स। 75 जूल्स माइनस 0 जूल्स इज हाउ मच, 75 जूल्स। तो दैट इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। अब यहां पे वर्क डन तुम देखोगे तो वर्क डन इज पॉजिटिव, वर्क डन इज पॉजिटिव। ओके, so these are the 4 ways which we use to calculate work in this chapter. Okay, in the next video we will discuss about, in the next part we will discuss about when do we say work is positive, when do we say work is negative, and when do we say work is 0. Okay, ये cases समझना बहुत जरूरी है। Work done is positive, work done is negative, and when can we say work done is 0. Okay, now let us discuss the different type of questions which are asked in the exercises regarding work.
For example, if a force of 10 Newton is applied to a ball, but the ball is moving on a horizontal plane. In this case, what is the work done? Okay, the distance traveled by the ball is 3 meters. And the same case where a ball is pushed, but this time it is not traveling horizontally, it is traveling across a slope and the distance is 3 meters. So what will be the formula to calculate work done in this case? What will be the formula to calculate work done in this case? And why is there a difference between the answers? Okay, we will try to understand what the things go into it. द फर्स्ट केस, यहां पे फोर्स लगाया है हमने 10 मीटर इस डायरेक्शन में और बॉडी ने डिस्प्लेसमेंट भी की है उसी डायरेक्शन में. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. Both the force and the displacement are in the same direction. In this case, we use the formula to calculate work done is equal to force into displacement. यहां पर फोर्स हमने अप्लाई किया 10 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट कितना है 3 मीटर्स, सो वर्क डन विल बी 30 जूल्स. इन दिस केस फोर्स हम लोग लगा रहे हैं इस डायरेक्शन में, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन ये नहीं है, दिस इज नॉट द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्योंकि यहां पे स्लोप है. ओके, तो डिस्प्लेसमेंट इज इन दिस डायरेक्शन, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट. सो व्हाट इज द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट? यहां पर ये फोर्स है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एंड this is the direction of the displacement. The angle between the force and the displacement is 60 degrees. So the displacement is not in the direction of force. In this case, we calculate work done. We calculate work done by using the formula F into S into cos थीटा. बिकॉज डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन अलग है, फोर्स का डायरेक्शन अलग है, तो वी यूज द फॉर्मूला एफ इंटू एस इंटू कॉस थीटा. फोर्स कितना है 10 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट स्लोप के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है 3 मीटर्स, 3 मीटर्स इंटू कॉस ऑफ 60, theta is 60, that will be 10 into 3 into half, cos 60 is half, that will give me 30 into half, that will give me 15 joules. तो यहां पे वर्क डन है 30 जूल्स और यहां पर वर्क डन है 15 जूल्स. नाउ स्टूडेंट्स आस्क कि सर फोर्स भी सेम लगा है, यहां पर भी 10 न्यूटन है, यहां पर भी 10 न्यूटन है, यहां पर भी डिस्प्लेसमेंट 3 मीटर है, यहां पर भी डिस्प्लेसमेंट 3 मीटर है, तो फिर वर्क डन क्यों अलग अलग है? ओके, वर्क डन क्यों अलग अलग है? अब इसमें देयर आर डिफरेंट रीजंस कि व्हाई. द फर्स्ट थिंग इज दीज टू केसेस आर डिफरेंट केसेस. ये दोनों केसेस सेम है ही नहीं. फॉर एग्जाम्पल, अगर तुमको मैंने फोर्स दिया है 10 न्यूटन, यहां पे भी फोर्स दिया है 10 न्यूटन, मगर क्या हमें टाइम दिया है फॉर विच द फोर्स इज अप्लाइड? अगर 10 न्यूटन का फोर्स मैंने 0 सेकेंड के लिए अप्लाई किया तो क्या ये बॉडी मूव होगी? नहीं. क्या यहां पर बॉडी मूव होगी? नहीं. तो जस्ट बिकॉज फोर्स इज इक्वल, वी थिंक दैट दिस केस and this case is equal, but it is wrong. Force alone cannot move a body. It time for which the force is applied should also be given, और यहां पे टाइम दिया ही नहीं है,
तो दीज टू केसेस आर नॉट सेम. सेकेंड, ओके, सेकेंड, इवन अब चलो टाइम नहीं दिया है, बट स्टिल व्हाई इज देयर अ डिफरेंस बिटवीन द वर्क डन. तो इसका एक एक्सप्लेनेशन ऐसा हो सकता है कि यहां पर जो मैंने फोर्स अप्लाई किया है, यहां पर जो मैंने फोर्स अप्लाई किया है, ये पूरा का पूरा 10 न्यूटन ऑफ फोर्स, पूरा का पूरा 10 न्यूटन ऑफ फोर्स इज यूज्ड टू मूव द बॉल हॉरिजॉन्टली. ओके, इसीलिए मैंने पूरा 10 न्यूटन ले लिया. मगर इस केस में, ओके, इस केस में मैं इस एक्सप्लेनेशन को जरा बाजू में लिखता हूं. इस केस में व्हाट हैपेंस इन दिस केस कि ये जो 10 न्यूटन का फोर्स मैंने अप्लाई किया है, ये जो 10 न्यूटन का फोर्स मैंने अप्लाई किया है, ये पूरा का पूरा फोर्स इस बॉडी को डिस्प्लेस करने के लिए यूज नहीं हुआ है, क्योंकि some part of this force goes to push the ball against the slope. ये स्लोप के अगेंस्ट उसको पुश करने में चला जाता है, and only the remaining part of the force is responsible for moving the body in the direction of the displacement. अब ये जो 10 न्यूटन का फोर्स है, इट इज डिवाइडेड इनटू दिस फोर्स. समझो ये 5 न्यूटन है. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द कैलकुलेशन. समझो 5 न्यूटन का फोर्स इसमें चला गया टू पुश द बॉल अगेंस्ट द स्लोप. यहां पर कुछ भी वेस्ट नहीं हो रहा है फोर्स. क्यों? क्योंकि फोर्स इस बॉल को ग्राउंड के अगेंस्ट पुश नहीं कर रहा है, फोर्स बॉल को डायरेक्टली डिस्प्लेस कर रहा है. द फोर्स इज नॉट पुशिंग द बॉल इनसाइड द अगेंस्ट द ग्राउंड. मगर यहां पर जो फोर्स है, सम पार्ट ऑफ द फोर्स इज पुशिंग द बॉल अगेंस्ट द स्लोप. वो स्लोप को, बॉल को स्लोप के अगेंस्ट पुश कर रहा है, और ये जो फोर्स गया है, ये फोर्स का डिस्प्लेसमेंट से कोई लेना देना नहीं है, तो ये फोर्स वेस्ट हो गया. अब बचा हुआ जो फोर्स है, सपोज ये फोर्स है. अब 10 न्यूटन में से 5 न्यूटन तो वेस्ट चला गया, तो 5 न्यूटन जो बचा है, दैट फोर्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस स्फीयर. तो इसीलिए यहां पे वर्क डन हो जाएगा, यहां पे वर्क डन हो जाएगा ओनली 5 न्यूटन्स मल्टीप्लाइड बाय द डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स. तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है? 3 मीटर्स. तो ये हो गया 5 into 3 is 50 joules. So this is one reason why the work done is less in this case. Okay, अच्छा, अब ये बचा हुआ जो 5 न्यूटन है, ये वेस्ट नहीं जाएगा, बिकॉज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो काम करेगी. ओके, अगर तुमने एनर्जी लगाई है तो दैट हैज टू बी यूज समवेयर. तो ये जो 5 न्यूटन गया है, that is used in increasing the potential energy of this ball. यहां पे बॉल का पोटेंशियल एनर्जी कुछ भी नहीं है. ओके, बॉल हाइट गेन नहीं कर रहा है, तो देर इज नो गेन इन पोटेंशियल एनर्जी. मगर यहां पर बॉल डिस्टेंस भी ट्रेवल कर रहा है, एट द सेम टाइम द बॉल इज गेनिंग पोटेंशियल एनर्जी. तो the right question to ask here is, what is the total work input and total work output in both the cases? यहां पे टोटल वर्क इनपुट है. समझो, समझो, वैसे तो हम लोग नहीं पता कर सकते टोटल वर्क इनपुट. क्यों नहीं पता कर सकते? क्योंकि the time for which the force is applied is not given to us. Okay, but still मैंने समझ लिया कि फोर्स मुझे दिया है और टाइम भी दिया है फॉर द टाइम द फोर्स इज अप्लाइड, एज वेल एज बॉल का मुझे मास भी मालूम है. ये तीनों चीजें अगर मुझे मालूम है, देन आई कैन कैलकुलेट द टोटल वर्क इनपुट. ओके,
तो टोटल वर्क इनपुट सपोज 30 जूल्स है, तो यहां पे टोटल वर्क आउटपुट क्या हो जाएगा? टोटल वर्क आउटपुट विल बी the force multiplied by the displacement. This is the total work output. So that is force into displacement, that is what? 30 joules. Okay, so this is what happens in this case. So all the work which is applied on the ball is resulting into the displacement. और अगर डिस्प्लेसमेंट के बाद भी बॉल रुक नहीं रहा है, अगर वो फिर भी मूव हो रहा है, तो इट विल हैव सम काइनेटिक एनर्जी, तो वो टोटल वर्क आउटपुट प्लस काइनेटिक एनर्जी करेंगे, तो दैट विल बी इक्वल टू 30 जूल्स. ओके, सो यहां पे चीजें बैलेंस हो रही है. यहां पे टोटल वर्क इनपुट अगेन जो डेटा दिया है उससे मैं टोटल वर्क इनपुट नहीं पता कर सकता, क्योंकि मुझे सिर्फ फोर्स दिया है, मुझे टाइम नहीं दिया है फॉर विच द फोर्स इज अप्लाइड ऑन द बॉल. तो सपोज मुझे फोर्स दिया है, मुझे टाइम दिया है, और मुझे इस बॉल का मास भी दिया है, ये सारी चीजें दी है, तो आई कैन कैलकुलेट टोटल वर्क इनपुट. अब इस केस में भी अगर टोटल वर्क इनपुट सपोज 30 जूल्स में एज्यूम करता हूं, जितना वर्क यहां पे किया है उतना ही वर्क यहां पे किया है, मगर यहां पे टोटल वर्क आउटपुट इज जस्ट 15 जूल्स. ये बात समझ में नहीं आ रही है कि टोटल वर्क आउटपुट इज बाय 15 जूल्स. तो यहां पे दिस वर्क, ये जो वर्क हुआ है, दिस इज द वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन. ये सिर्फ फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क हुआ है. तो ये जो 15 जूल्स है, दिस इज वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन, और यहां पे पूरा का पूरा वर्क डन फ्रिक्शन के अगेंस्ट हुआ है. दिस होल वर्क इज वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन. तो यहां पे वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन कम है, मगर बचा हुआ वर्क पोटेंशियल एनर्जी को इंक्रीज करने में लग जाता है. ओके, पोटेंशियल एनर्जी को इंक्रीज करने में जाता है, विच विल बी द रिमेनिंग 15 जूल्स. ये जो 5 न्यूटन का फोर्स यहां पे वेस्ट हुआ है, this is used in increasing the potential energy of this ball, which is 15 joules. तो total work output is work against friction plus potential energy of the ball. अब ये कितना हो गया? 30 joules. टोटल वर्क इनपुट कितना हो गया? 30 joules. अब ये चीजें बैलेंस हो गई. तो ऐसा नहीं है कि यहां पे जो हमने वर्क इनपुट किया है वो कुछ वेस्ट हो जाता है. ओके, इट इज यूज्ड इन इंक्रीजिंग द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉल. ओके, नेक्स्ट थिंग वापस से मैं रिपीट कर रहा हूं, ये केस और ये केस, जस्ट बिकॉज द फोर्स इज सेम, द केसेस आर नॉट सेम, क्योंकि फोर्स अलोन कैनॉट टेल मी हाउ मच वर्क इज इनपुट. ओके, फॉर दैट आई नीड टाइम एंड आई नीड ऑल्सो द मास ऑफ द बॉल. ये सारी चीजें जरूरी है टू मेक द केसेस सिमिलर. ओके, नाउ नेक्स्ट यहां पर एक चीज और हमें समझनी होती है. फॉर एग्जाम्पल, सपोज दिस इज केस 3 एंड दिस इज केस 4. केस 3 में एक बॉल को डायरेक्ट वर्टिकली ऊपर हमने उठाया है एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर. तो व्हाट इज द वर्क डन इन दिस केस? व्हाट इज द वर्क डन इन दिस केस? इन दिस केस सपोज यहां पे मास ऑफ द बॉल दिया है, मास ऑफ द बॉल इज 1 kg. Mass of the ball is what? 1 kg. So, how much is the force required to lift this ball up? Directly इस बॉल को ऊपर खींचने के लिए कितना फोर्स लगेगा? Force into displacement. This is the formula for work. When the displacement is in direction of force. अब यहां पर मैं फोर्स कैसे लगा रहा हूं? मैं फोर्स लगा रहा हूं डायरेक्टली अपवर्ड्स. और डिस्प्लेसमेंट कहां हो रही है? डिस्प्लेसमेंट भी डायरेक्टली अपवर्ड्स ही हो रही है. डिस्प्लेसमेंट भी डायरेक्टली अपवर्ड्स ही हो रही है. तो बोथ द डिस्प्लेसमेंट एंड द फोर्स इज इन द सेम डायरेक्शन. तो इस केस में वर्क डन हो जाएगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. अब यहां पे फोर्स कितना लगेगा? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि बॉडी को एक्सेलरेट करना है, कुछ करना है. आई एम जस्ट लिफ्टिंग द बॉडी एट ए कांस्टेंट वेलोसिटी. तो इस केस में फोर्स लगेगा विच इज इक्वल टू द वेट ऑफ दिस स्पीयर. जितना स्पीयर का वेट है उतना अगर मैंने फोर्स लगा दिया तो ये बॉडी उठेगी एट ए कांस्टेंट स्पीड. देयर वोंट बी एनी एक्सेलरेशन.
तो वेट, फोर्स मस्ट बी इक्वल टू द वेट ऑफ द बॉल मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कितना है? 3 मीटर्स। What is the weight of the ball? Weight of the ball is mass into gravity. Okay, this is the weight, mass into gravity into 3 मीटर। मास कितना है? 1। ग्रेविटी हमने कितना ले लिया? 9.8 होता है, मगर हम लोग ले लेते हैं 10 सिंप्लिसिटीज के लिए। 1 into 10 into 3। ओके, तो दिस बिकम्स 30 जूल्स। तो what is the work done in lifting a ball of 1 kg to a height of 3 meters? The work done is again 30 joules. अब मैं क्या करता हूं, मैं यही बॉल को आई एम लिफ्टिंग इट अप, बट दिस टाइम आई एम नॉट लिफ्टिंग इट अप डायरेक्टली। उसको डायरेक्टली ऊपर नहीं उठा रहा हूं, उसको मैं एक स्लोप पे उठा रहा हूं। आई एम लिफ्टिंग इट अगेंस्ट द स्लोप। मगर यहां पर टोटल हाइट का डिफरेंस कितना है? 3 मीटर। यहां पर मैं ये डिस्टेंस की बात नहीं कर रहा हूं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस डिस्टेंस। ये डिस्टेंस 3 मीटर नहीं है, इस बार ये वर्टिकल जो डिस्टेंस है ये 3 मीटर है। ओके, वर्टिकल डिस्टेंस 3 मीटर है, ये डिस्टेंस 3 मीटर नहीं है। ये डिस्टेंस 3 मीटर कौन से केस में था? ये फर्स्ट केस, ये सेकंड केस में था। दिस वाज 3 मीटर, मगर यहां पर मैं ये डिस्टेंस, ये 3 मीटर लेना चाहता हूं। ओके, सो इन केस 4 दिस डिस्टेंस इज 3 मीटर। तो अगर मैं बात करूं तो बॉल तो सेम ही हाइट पे रेज हुआ है, चाहे मैंने उसको वर्टिकली ऊपर खींचा है या मैंने उसको स्लैंट हाइट पे खींचा है, बट द वर्टिकल डिस्टेंस इज 3 मीटर। इस केस में वर्क डन क्या होगा? सबसे पहले इस केस में देयर विल बी many calculations which are not asked in our exercises, मगर फिर भी इसके लिए समझना जरूरी है कि what are the calculations that goes behind it। मैं ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूंगा, आई विल गो वेरी फास्ट। यहां पे अगर देखो इस बॉल को डायरेक्टली ऊपर खींचने के लिए अगर फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन, मास इनटू ग्रेविटी इज व्हाट? 10 न्यूटन। डायरेक्टली ऊपर खींचने के लिए फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन, मगर स्लोप पे जब इसको खींचेंगे, एक इंक्लाइन स्लोप पे जब इसको खींचेंगे तो मुझे फोर्स कम लगेगा। डायरेक्टली ऊपर खींचने के लिए फोर्स अगर लग रहा है 10 न्यूटन, तो स्लोप पे जब मैं इस बॉल को खींचूंगा तो मुझे फोर्स कम लगेगा। दैट विल बी एफ इंटू साइन थीटा। इसके पीछे का डेरिवेशन जानने की जरूरत नहीं है, ये कैसे आया सिर्फ इतना समझ लो कि फोर्स कम लगता है जब भी हम किसी चीज को डायरेक्टली ऊपर उठाते हैं और अगर उसको स्लोप के अगेंस्ट पुश करते हैं, कोई स्लोप है उसके अगेंस्ट पुश करते हैं, तो स्लोप के अगेंस्ट जब पुश करते हैं तो ऑफकोर्स मुझे ताकत कम लगती है। ओके, मुझे ताकत कम लगेगी। मगर अगर ये बॉल को मैंने 3 मीटर की हाइट तक उठा दिया तो ताकत कम लगेगी मगर मेहनत उतनी ही होगी। जितना वर्क डन यहां पे हुआ, यहां पे वर्क डन को हम लोग बोलेंगे कि मेहनत कितनी हुई है, और फोर्स को हम लोग बोलते हैं कि ताकत कितनी लगी। तो यहां पे ताकत भले कम लगे मगर मेहनत तो उतनी ही होगी, यानी वर्क डन 30 जूल्स ही होगा। कैसे वो हम लोग देख लेते हैं। तो यहां पे कितना फोर्स लग रहा है? यहां पे फोर्स मुझे लग रहा है एफ इंटू साइन थीटा। दिस इज द फोर्स इन दिस डायरेक्शन। ये फोर्स की बात कर रहा हूं, ये फोर्स है एफ इंटू साइन थीटा। अब इसने डिस्टेंस कितना कवर किया है इस डायरेक्शन में? वर्टिकली उसने 3 मीटर कवर किया है, मगर ऐसे उसने 3 मीटर नहीं कवर किया है, ऐसे उसने कवर किया है दैट विल बी 3 मीटर इंटू कोसेक थीटा। ट्रिग्नोमेट्री यूज करके मैं पता कर सकता हूं कि अगर ये एंगल 60 डिग्री है, ये एंगल अगर 60 डिग्री है और ये हाइट अगर 3 मीटर है, ये हाइट अगर 3 मीटर है, ट्रायंगल का एक साइड मुझे दिया है, तो आई कैन कैलकुलेट द हाइपोटेन्यूज। आई कैन कैलकुलेट द हाइपोटेन्यूज। हाउ कैन आई कैलकुलेट हाइपोटेन्यूज? मुझे अब ये डिस्टेंस चाहिए, आई वांट दिस डिस्टेंस, यहां से लेके यहां तक ये डिस्टेंस कितना है? वर्टिकल डिस्टेंस 3 मीटर है, तो ये डिस्टेंस कितना है? दिस इज द डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। मैं ये आई वांट टू फाइंड आउट दिस डिस्टेंस, रेड वाला। तो ये मैं कैसे पता करूंगा? समझो आई विल टेक साइन ऑफ 60
साइन ऑफ 60 इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। अपोजिट कितना है 3, हाइपोटेन्यूज कितना है ये, बराबर। तो हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा, तो हाइपोटेन्यूज को इधर ले लिया, साइन 60 को इधर भेज दिया, तो हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू 3 अपॉन साइन 60, दैट इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू 3 इंटू 1 अपॉन साइन 60, and 1 upon sine theta is nothing but cosec theta. So therefore hypotenuse is equal to 3 into 1 upon sine 60 is cosec 60. तो ये डिस्टेंस हो जाएगा cosec 60 into 3. This is cosec 60 into 3. Okay, so this is the derivation behind that. तो यहां पे वर्क डन हो जाएगा F into sin theta. F into sin theta क्यों, this is the force, this is the total force, this is the total force, and this is the displacement in the direction of the force. ओके, तो जब डायरेक्टली उठाने के लिए मुझे 10 न्यूटन लग रहा है, तो स्लोप पे उठाने के लिए मुझे 10 न्यूटन नहीं लगेगा, मुझे कम फोर्स लगेगा। वो फोर्स मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा, F इंटू साइन थीटा, ये हम लोग वेक्टर्स में पढ़ते हैं। ओके, तो इसमें रीजन जानने की जरूरत नहीं है। F इंटू साइन थीटा इज द फोर्स एंड दिस इज स्मॉलर देन 10 न्यूटन, ये 10 न्यूटन से कम होगा। ओके, तो ताकत मुझे कम लग रही है, फोर्स मुझे कम लग रही है, कम कम तक, मगर डिस्प्लेसमेंट ज्यादा है। अब यहां पे वर्टिकली अगर उठाऊंगा तो 3 मीटर है, मगर ऐसे लेके जाऊंगा स्लोप पे तो ये 3 मीटर नहीं होगा, ये 3 मीटर से ज्यादा होगा, तो ताकत मुझे कम लगेगी मगर डिस्प्लेसमेंट ज्यादा हो जाएगा। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे फाइनली 30 जूल्स ही मिलेगा, फाइनली मुझे कितना मिलेगा, 30 जूल्स ही मिलेगा। तो अगर तुम बॉल को वर्टिकली ऊपर उठा रहे हो एट ए हाइट ऑफ 3 मीटर, तो वर्क डन कितना हुआ है 30 जूल्स, और उसको अगर तुम एक स्लोप पे उठा रहे हो, ओके, एक स्लोप पे उठा रहे हो, मगर फाइनल हाइट, ये इनिशियल और फाइनल हाइट के बीच में डिस्टेंस 3 मीटर है, तो वर्क डन इज अगेन 30 जूल्स, वर्क डन इज अगेन 30 जूल्स। ये कैसे होगा, sin theta into cosec theta, we know sin theta into cosec theta is 1, तो the final answer is F into 3, and F कितना है, F is 10 न्यूटन, F is 10 न्यूटन। ओके, ये मैं यहां पे लिखता हूं, sin theta into cosec theta is 1, F कितना है, F is 10 न्यूटन, और ये 3 मीटर into sin theta into cosec theta is 1, that is equal to 30 joules. तो work done is the same इन बोथ द केसेस। ओके, तो ये चारों चीजें समझना बहुत जरूरी है, दिस ऑल दोस 4 थिंग्स। ओके, ये चारों चीजें।